नमस्ते प्यारे मेधावी विद्यार्थियों। ज्ञान भारती शिक्षण संस्थान बगहा के डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। यह संस्थान जगदम्बा भारती सर के कुशल मार्गदर्शन में मजबूत कॉन्सेप्ट, बोर्ड फोकस तैयारी और परीक्षा में श्रेष्ठ परिणाम के लिए जाना जाता है। तो चलिए आज हम लोग इतिहास के पन्नों में चलते हैं और एक ऐसे अध्याय को समझते हैं जिसने सिर्फ यूरोप का नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि पूरी दुनिया की सोच को एक नई दिशा दे दी। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि देश का असली मतलब क्या होता है और ये विचार कितना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे 5 जरूरी हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि ये राष्ट्रवाद आखिर है क्या भला। फिर हम उस पहली चिंगारी को देखेंगे, मतलब फ्रांसीसी क्रांति। उसके बाद कहानी में एंट्री होगी नेपोलियन की। फिर जानेंगे कि कैसे वियना कांग्रेस के जरिए पुरानी व्यवस्था को वापस लाने की कोशिश हुई, और सबसे आखिर में हम क्रांतियों के उस दौर को समझेंगे जिसने यूरोप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यकीन मानिए, इन पड़ावों को समझ लिया तो पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में होगा। तो हमारा पहला पड़ाव है राष्ट्रवाद, एक नया विचार। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक ऐसी भावना थी, एक ऐसी ताकत थी जिसने बड़े बड़े राजाओं के साम्राज्यों को चकनाचूर कर दिया और आधुनिक देशों को जन्म दिया। तो सवाल ये है कि आखिर इस एक विचार में इतनी ताकत आई कहाँ से? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि राष्ट्रवाद है क्या। बहुत ही आसान शब्दों में समझिए। जैसे हम सबको अपने परिवार से, अपने गांव से, अपने मोहल्ले से एक लगाव होता है ना, ठीक उसी तरह जब ये प्यार, ये अपनेपन की भावना अपने पूरे देश के लिए जग जाए तो बस उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। ये एक ऐसी भावना है जो भाषा, संस्कृति या एक जैसे इतिहास के नाम पर लोगों को आपस में ऐसे जोड़ देती है जैसे वो एक ही परिवार के हों। ये भावना कहती है हम सब एक हैं और ये देश हमारा है। ये एक साझा पहचान बनाती है। जरा सोचिए, इससे पहले लोग अपने राजा के वफादार हुआ करते थे, देश के नहीं। राष्ट्रवाद की इसी भावना ने लोगों को सिखाया कि राजा के लिए नहीं, देश के लिए सोचना है। ये एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव था। तो अब आते हैं उस घटना पर जहां से राष्ट्रवाद की ये आग पूरे यूरोप में फैलनी शुरू हुई, और वो घटना थी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। ये वो पहली और सबसे जोरदार आवाज थी जिसने ऐलान किया कि कोई भी देश किसी राजा की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि उस देश में रहने वाले नागरिकों का होता है। देखिए, इस पूरी कहानी को अगर समझना है तो ये 4 तारीखें याद कर लीजिए। ये इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। 1789 जब फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई, 1804 जब नेपोलियन अपना मशहूर कोड लेकर आया, 1815 जब नेपोलियन हार गया और वियना में बैठक हुई, और फिर 1830 से 1848 तक का वो दौर जब पूरे यूरोप में क्रांतियों की एक लहर सी दौड़ गई। चलिए अब एक एक करके इन सभी घटनाओं को करीब से देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1789 से। फ्रांस में एक राजा था, लुई 16वां। वो एक निरंकुश शासक था, मतलब ऐसा राजा जिसे अपनी जनता की कोई परवाह नहीं थी, बस अपनी मनमानी चलाता था। जनता तंग आ चुकी थी, तो फ्रांस के लोगों ने मिलकर उस राजा को ही गद्दी से हटा दिया और ये ऐलान कर दिया कि आज से फ्रांस किसी राजा की जागीर नहीं, बल्कि हम फ्रांस के नागरिकों का देश है। सोचिए जरा, उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। इससे पहले तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि आम लोग, आम नागरिक ही देश के असली मालिक हो सकते हैं। सही मायने में यहीं से राष्ट्र की आधुनिक परिभाषा ने जन्म लिया। फ्रांसीसी क्रांति की इसी उथल-पुथल के बीच से एक ऐसे व्यक्ति का उदय हुआ जिसने न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे के पूरे यूरोप पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। वो एक तरह से क्रांति का बेटा भी था और कुछ मायनों में उसी क्रांति का विनाशक भी। चलिए नेपोलियन की इस बड़ी ही दिलचस्प और जटिल भूमिका को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर बच्चे अक्सर एक गलती कर बैठते हैं। वो नेपोलियन को या तो एक हीरो मान लेते हैं या फिर एक विलेन। लेकिन सच कहूं तो सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। ध्यान से समझिए। एक तरफ तो उसने क्रांति से मिले गणतंत्र को खत्म किया और खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, लोगों की राजनीतिक आज़ादी छीन ली। लेकिन दूसरी तरफ वो एक बहुत बड़ा सुधारक भी था।
उसने अपनी सेना के दम पर क्रांति के नए नए विचारों को, जैसे समानता और स्वतंत्रता के विचार को, यूरोप के कोने कोने तक पहुंचाया। तो वो एक ही समय में एक तानाशाह भी था और एक क्रांतिकारी भी। साल 1804 में नेपोलियन एक कानून की किताब लेकर आया जिसे नेपोलियन संहिता कहते हैं। और ये कोई मामूली किताब नहीं थी, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी दस्तावेज था। इसने क्या क्या किया? सबसे पहला काम, जन्म के आधार पर जो भी विशेष अधिकार मिलते थे सबको खत्म कर दिया। मतलब अब कोई सिर्फ इसलिए बड़ा नहीं होगा कि वो किसी अमीर घराने में पैदा हुआ है। दूसरा, कानून की नज़र में सब बराबर, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक। तीसरा, लोगों की संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। और चौथा, पूरे देश में आने जाने के लिए सड़कें और संदेश भेजने के लिए संचार व्यवस्था को सुधारा गया। यानी नेपोलियन ने फ्रांस को एक बिखरे हुए राज्य से एक आधुनिक, मजबूत राष्ट्र बना दिया। और यही वो मॉडल था जिसे बाद में यूरोप के कई देशों ने अपनाया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार हो गई, और जैसे ही वो हारा, यूरोप के जो पुराने बड़े बड़े राजा और नेता थे वो सब मिलकर बैठे ये तय करने के लिए कि अब यूरोप का क्या होगा। और उन्होंने मिलकर कोशिश की इतिहास की घड़ी को पीछे घुमाने की। इसी दौर को हम कहते हैं वियना कांग्रेस और पुरानी व्यवस्था की वापसी का दौर। अब ये जो इतिहास को पीछे ले जाने की कोशिश थी, इसके पीछे एक खास सोच काम कर रही थी। उसे कहते हैं रूढ़िवाद। ये रूढ़िवादी लोग कौन थे? ये वो लोग थे जिन्हें बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि जो पुरानी व्यवस्था है वही बनी रहे, मतलब राजा का शासन, चर्च का दबदबा और समाज में ऊंच नीच का पुराना ढांचा। वे क्रांति और राष्ट्रवाद के इन नए विचारों को अपनी सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। तो 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी ताकतें इकट्ठा हुईं। इस बैठक की मेजबानी कर रहा था ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, जो रूढ़िवाद का सबसे बड़ा झंडा बरदार था। इनका मकसद क्या था? इनका एक ही मकसद था, हर उस चीज को मिटा दो जो फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन ने शुरू की थी। पहला, नेपोलियन ने जो भी बदलाव किए थे उन्हें खत्म करो। दूसरा, पूरे यूरोप में फिर से राजाओं का राज स्थापित करो। और इसी के चलते उन्होंने फ्रांस में बर्बन राजवंश को वापस गद्दी पर बिठा दिया, जिसे क्रांति के दौरान लोगों ने उखाड़ फेंका था। लेकिन क्या इतिहास को ऐसे पीछे मोड़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। वियना कांग्रेस की ये सारी कोशिशें नाकाम होने वाली थीं। क्यों? क्योंकि आप किसी सेना को तो रोक सकते हैं, पर किसी विचार को, किसी सोच को फैलने से नहीं रोक सकते। राष्ट्रवाद और आज़ादी की जो आग फ्रांस की क्रांति ने जलाई थी, वो अब पूरे यूरोप की हवा में घुल चुकी थी। और इसी का नतीजा था 1830 से 1848 के बीच का समय, जिसे क्रांतियों का युग कहा जाता है। तो अब यूरोप में समझिए कि दो टीमों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला था। एक तरफ थी टीम रूढ़िवाद, जो राजा और पुरानी परंपराओं की बात करती थी, और दूसरी तरफ थी टीम उदारवाद। उदारवादी लोग कहते थे कि व्यक्ति की आज़ादी सबसे जरूरी है और सरकार वही बननी चाहिए जिसे लोग चुने, ना कि वो जो राजा की मर्जी से चले। यही टकराव 19वीं सदी के पूरे यूरोप की राजनीति का केंद्र बन गया। अब सवाल ये है कि ये जो टीम उदारवाद थी, इसके खिलाड़ी कौन थे? इसके हीरो कौन थे? ये थे उस समय के नए नए पढ़े लिखे मध्य वर्ग के लोग, जैसे कि शिक्षक, वकील, व्यापारी, उद्योगपति। ये न तो पुराने जमींदार थे और न ही बेचारे गरीब किसान। ये पढ़े लिखे लोग थे जो चाहते थे कि देश में एक संविधान हो, सबको बराबरी का हक मिले और राष्ट्र एक हो। इसी सोच को उदार राष्ट्रवाद कहा गया। और फिर आखिरकार 1830 और 1848 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, हर जगह जोरदार क्रांतियां हुईं, विद्रोह हुए। ये सारे विद्रोह उन रूढ़िवादी राजाओं के खिलाफ थे। भले ही इनमें से कई क्रांतियां तुरंत कामयाब नहीं हुई, लेकिन उन्होंने एक बात आईने की तरह साफ कर दी कि राष्ट्रवाद की भावना को अब दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकती। और यहीं से यूरोप में पुराने साम्राज्यों के टूटने और नए राष्ट्र राज्यों के बनने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसका नतीजा आज का हमारा आधुनिक यूरोप है। तो हमने देखा कि कैसे राष्ट्रवाद का विचार यूरोप में पैदा हुआ और कैसे वो पूरे महाद्वीप में फैल गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं रही। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा कि यूरोप में जली राष्ट्रवाद की ये आग, इसकी लपटें बाकी दुनिया तक और खास तौर पर हमारे अपने भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक कैसे पहुंची और उसने यहाँ क्या बदला, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। इन सभी क्रांतियों की सफलता के पीछे भी
वही एक राज था जो हम ज्ञान भारती में हमेशा कहते हैं, जो विद्यार्थी कॉन्सेप्ट समझ लेता है वही परीक्षा जीतता है। तो चलिए अब इटली और जर्मनी के एकीकरण के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ लेते हैं। पता है, आज हम जिसे इटली के नाम से जानते हैं वो उस वक्त बस एक नक्शे पर नाम था। असल में वो कई छोटे छोटे राज्यों का एक झुंड था, बिल्कुल किसी पहेली के बिखरे हुए टुकड़ों की तरह। अब हम उस कहानी को जानेंगे कि कैसे इन टुकड़ों को जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर यानी इटली देश बनाया गया। इटली को एक करने का सपना 3 महानायकों ने मिलकर पूरा किया। सबसे पहले मेज़नी, जो इस सपने के विचार थे, उन्होंने अपनी बातों से लोगों में जोश भरा। फिर आए काबूर, जो इस मिशन के दिमाग थे, उन्होंने अपनी कूटनीति से दुश्मनों को हराया। और आखिर में थे गैरिबाल्डी, जो इस एकीकरण की तलवार थे, जिनकी सेना ने जीत हासिल की। विचार, दिमाग और तलवार, जब ये तीनों मिले तब जाकर इटली का जन्म हुआ। तो यहीं पर एक सवाल आता है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, वो कौन था जिसने यंग इटली नाम का संगठन बनाकर युवाओं के दिलों में क्रांति की आग जलाई थी? जी हाँ, बिल्कुल सही, वो थे जुसेप्पे मेज़्ज़ीनी, वो विचार जिसने इटली के सपने को हमेशा जिंदा रखा। अब चलते हैं जर्मनी की ओर। इटली की तरह ही जर्मनी भी कई टुकड़ों में बटा हुआ था, लेकिन इसे जोड़ने का तरीका बहुत अलग और बहुत क्रूर था। यहाँ का मीठी बातों से नहीं बल्कि एक ऐसी नीति से हुआ जिसका नाम था रक्त और लौ। जर्मनी के एकीकरण का पूरा श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क। वो प्रशिया के चांसलर थे और उनका एक ही सपना, एक ही लक्ष्य था, प्रशिया को सबसे ताकतवर बनाकर उसी के झंडे तले पूरे जर्मनी को एक करना। बिस्मार्क का ये मानना था कि बड़े बड़े देश भाषणों और वोटों से नहीं बनते, देश बनते हैं रक्त यानी युद्ध में बहाए गए खून से, और लौह यानी हथियारों के दम पर। उनकी रक्त और लौ की नीति का मतलब बिल्कुल साफ था, जो बात से ना माने उसे तलवार से मनवाओ। और बिस्मार्क ने जो कहा वो करके दिखाया। सिर्फ 7 साल के अंदर उन्होंने 3 बहुत बड़े युद्ध लड़े और जीते। पहले डेनमार्क को हराया, फिर अपने सबसे बड़े जर्मन दुश्मन ऑस्ट्रिया को शिकस्त दी, और आखिर में फ्रांस को घुटनों पर लाकर जर्मनी के एकीकरण का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया। इन शानदार जीतों के बाद आखिरकार जनवरी 1871 में वर्साई के उसी शीश महल में प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को एक नए शक्तिशाली और एकीकृत जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो ये थी एक लंबी कहानी, एक विचार के जन्म से लेकर 2 बड़े देशों के बनने तक की। चलिए अब परीक्षा के लिए इस पूरे सफर के सबसे जरूरी पड़ावों को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। ये 4 तारीख हैं जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। 1815 जब राजाओं ने बदलाव को रोकने की नाकाम कोशिश की। 1832 जब यूनान की आज़ादी ने सबको उम्मीद दी। 1848 जब पूरे यूरोप में क्रांति की आग भड़क उठी। और 1871 जब इस आग से जर्मनी जैसा एक नया देश बनकर तैयार हुआ। तो ये था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगर आप भी इसी तरह से हर कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना चाहते हैं और परीक्षा में शानदार नंबर लाना चाहते हैं तो आज ही ज्ञान भारती शिक्षण संस्थान से जुड़ें। आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं 8544064485 या 8051864485। हमेशा याद रखिए, सामाजिक विज्ञान को समझना ही उसे जीतने जैसा है। अपनी सफलता की कहानी लिखने के लिए आज ही जुड़ें ज्ञान भारती शिक्षण संस्थान, बगहाहा। धन्यवाद।